नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से एक बहुत ही जबरदस्त क्लास लेके आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम महिला पर्यवेक्षक का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों 25 मार्च 2017 के, जो कि पहला शिफ्ट में पूछा गया था। और आज के क्लास में पूरे बाल विकास के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सबको मैं बहुत ही डिटेल से दिखाने वाला हूँ। सो आप इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे दोस्तों। और ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस मैंने इस चैनल में अपलोड किया है, वो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, जिसका प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। सो ज्यादा समय न लेते हुए आपको लेके चलता हूँ दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। और पहला क्वेश्चन आपको सीडीपी का देखने को मिलेगा दोस्तों। जेनेटिक बीमारियां किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, जेनेटिक बीमारियां किससे संबंधित है। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये याद ये रखना है दोस्तों कि मैंने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आज के क्वेश्चन रखा है, उनमें क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं सरल करके लाया हूँ। लेकिन यदि आप इंग्लिश में देखोगे तो जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया था, पहला शिफ्ट का जो पेपर था, उसमें सेम टू सेम ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन हिंदी में मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा सरल किया है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जेनेटिक बीमारियां किससे संबंधित है। यदि मैं इसको पेपर के हिसाब से यदि मैं देखूं तो इसमें लिखा क्या था दोस्तों, इसमें लिखा गया था कि अनुवांशिक रोग है ना, अनुवांशिक जो रोग है, अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित है। सो इसको मैंने थोड़ा सा इसको सरल करके क्या लिखा है कि जेनेटिक बीमारियां किससे संबंधित है। सो इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको सेम दिखेगा, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सो क्वेश्चन पूछा गया है कि जेनेटिक बीमारियां किससे संबंधित है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा हीमोफीलिया, सेकंड ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, थर्ड ऑप्शन है फाइब्रोसिस, और इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। और इससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ और हम समझते हैं कि जेनेटिक बीमारियां क्या होती है, हीमोफीलिया क्या है ना। सो इससे हमें समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। सो यदि हम यहाँ पे बात करें दोस्तों जेनेटिक बीमारी की, सो जेनेटिक बीमारी क्या होती है, पहले तो हम ये समझते हैं, क्या हम कह सकते हैं, अनुवांशिक बीमारी। सो अनुवांशिक बीमारी वे बीमारी होती है दोस्तों जिसके माध्यम जो कि कहाँ से होता है, जैसे कि जिससे माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, यानी कि माता पिता को यदि कोई बीमारी है तो वही बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है। सो इसे कहा जाता है जेनेटिक बीमारी, हम कह सकते हैं अनुवांशिक बीमारी, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये खासकर माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहीं पे यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पे सॉरी हीमोफीलिया की। सो हीमोफीलिया क्या होता है दोस्तों, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है जो कि जो है माता पिता से कहा बच्चों में फैलती, बच्चों बच्चों तक स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है, हम कह सकते हैं। जो कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि रक्त का यानी कि रक्त का थक्का यहाँ पे जमना बंद हो जाता है, या बंद नहीं हो सकता, हम कह सकते हैं कि रक्त का थक्का जमना यहाँ पे कम हो जाता है। और यदि इस कंडीशन में किसी को चोट या फिर गंभीर यदि हम कह सकते हैं कि गंभीर कहीं रक्त बह रहा है तो वो रक्त स्त्राव रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीमोफीलिया की कमी जो है के कारण हो रहा है, यानी कि यहाँ पे रक्त का थक्का नहीं जम रहा है। सो ये आपको याद रखना है कि जो हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है या एक ऐसा बीमारी है जो कि अनुवांशिक बीमारी से माना जाता है, जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ये है ना। और इस कंडीशन में यदि किसी को चोट लगता है तो रक्त रुकेगा नहीं। सो ये काफी गंभीर समस्या है। सो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट हमें देखने को मिला दोस्तों, वो देखने को मिला हीमोफीलिया, ठीक है। और यह कैसा दोस्तों, यह गुणसूत्र से जुड़ा हुआ बीमारी होता है जो कि खासकर पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है। और अन्य बीमारियों जैसे कि हम देखें यहाँ पे फाइब्रोसिस या फिर उच्च रक्तचाप भी गंभीर है। लेकिन यदि हम मुख्य रूप से देखें जो पर्यावरणीय कारकों के आधार पर और जीवन शैली के आधार पर, सो ये काफी प्रभावित जो है, ये काफी प्रभावशाली लगते हैं। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हीमोफीलिया जो है पूरी तरह से जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा हीमोफीलिया, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। और क्यों है ये भी मैंने आपके सामने फैक्ट रखा, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को लेकर चलता हूं दोस्तों। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एड्स किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, एड्स किससे संबंधित है? क्या बैक्टीरिया से है, बीमारी से है, जेनेटिक बीमारी से है, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, एड्स को समझते हैं क्या है। सो यह एक गंभीर बीमारी माना जाता है दोस्तों जो कि HIV वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। और ये एक संक्रमक रोग माना जाता है, ठीक है। सो कैसा है, सो सबसे पहले तो आपको याद रखना है ये काफी यानी कि गंभीर बीमारी माना जाता है जो कि HIV वायरस के कारण फैलता है, ठीक है। और यह बीमारी दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, ठीक है, जिससे कि ये रोग यानी कि व्यक्ति बीमार होने की जो संभावना है काफी बढ़ जाता है, जिससे संक्रमित व्यक्ति सामान्य बीमारियों से लड़ नहीं पाता है, ठीक है। और बैक्टीरिया
संक्रमण का एक कारण हो सकता है, लेकिन एड्स वायरल संक्रमण से फैलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जेनेटिक बीमारी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये माता पिता से संतान में आनुवांशिक रूप से स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था दोस्तों कि जो हीमोफीलिया जो बीमारी थी वो कैसी थी, जेनेटिक थी, यानी कि वो माता पिता से बच्चों में फैलती थी। लेकिन यदि हम यहाँ पे एड्स को देखें तो ये जेनेटिक बीमारी नहीं माना जाता है, बल्कि ये संक्रमण के कारण फैलता है। ठीक है, यानी कि संक्रमण के मुख्य कारण हम यदि देखें तो यहाँ पे यौन संबंध हो गया, या फिर संक्रमित व्यक्ति से या संक्रमित रक्त से यदि किसी को चढ़ाया जाता है स्वस्थ व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में हो सकता है। फिर संक्रमित सुई का प्रयोग यदि किया जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है एड्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद में यदि संक्रमित माँ है तो संक्रमित माँ से बच्चों को जो है जन्म के समय ये देखा जाता है। ठीक है, सो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे एड्स से रिलेटेड। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों, जो कि राइट आंसर होगा बीमारी, है ना। सो एड्स से किससे संबंधित है, एक प्रकार से बीमारी है, ना कि बैक्टीरिया है, ना जेनेटिक बीमारी है। ठीक है, क्या है, बल्कि एक बीमारी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। गिफ्टेड बच्चों का आईक्यू कितना होता है। सो आईक्यू लेवल बताना है जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। और यदि आपने बाल विकास को काफी अच्छा से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बहुत ही इजीली दे पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ दोस्तों। सो गिफ्टेड बच्चों का जो आईक्यू लेवल होता है दोस्तों वो होता है 140, है ना। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं गिफ्टेड बच्चे। सो गिफ्टेड बच्चे में वो बच्चे होते हैं दोस्तों जो सामान्य बच्चों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, जो है यानी कि उनका दिमाग अधिक चलता है, कहीं ना कहीं हम आम भाषा में कहें तो, है ना। और उनकी संज्ञानात्मक क्षमता जो है असाधारण, यानी कि उनकी जो संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है, असाधारण होती है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और आईक्यू लेवल जो है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं बुद्धि लब्धि का एक मापक होता है, जो कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को मापता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सामान्य लोगों में जो आईक्यू लेवल होती है दोस्तों वो होती है 90 से कितना, 110। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। यहीं पे यदि हम बात करें दोस्तों मेधावी जो बच्चे जो होते हैं, या मेधावी बच्चों की जो आईक्यू लेवल यदि हम देखें तो 110 से कितना होता है, 120 तक होता है। और यही अत्यधिक मेधावी जो बच्चे होते हैं वो होते हैं दोस्तों कितना, 130 प्लस मान सकते हैं। ठीक है, सो ये पूरे फैक्ट आपको याद रखना है। और उसके बाद यदि हम गिफ्टेड बच्चों की बात करें तो गिफ्टेड बच्चे जो होते हैं 140 प्लस, जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, 140। इसके बाद में जो है गिफ्टेड बच्चे या फिर आईक्यू लेवल से रिलेटेड जो फैक्ट मैंने यहाँ पे रखा वो एक बार अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ दोस्तों। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन में हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन से पहले गिफ्टेड बच्चों की कुछ विशेषताएं होती है जो खासकर आपसे पूछी जाती है, उनसे भी मैं आपको यहाँ पे रूबरू करा देता हूँ। सो इनमें क्या होता है दोस्तों, इनकी कोई खास विशेषता जो होती है, ये तेजी से सीखते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, इसके बाद में रचनात्मक की जो प्रवृत्ति है ये बच्चों में हमें देखने को मिलती है। और गहरी जिज्ञासा होती है, किसी भी चीज को यदि वे देखते हैं तो उसके बारे में जानने के इच्छुक होते हैं। और तार्किक सोच जो है वहां सोच के माध्यम से उस वस्तु के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये तीसरा जो खासकर जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनमें एक विशेषता हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में असाधारण स्मरण शक्ति जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, सो इस प्रकार से चार जो है इनकी विशेषताएं हैं, इनको आपको देखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो कि WHO का पूरा नाम आपसे पूछा गया है। यदि आपने बाल विकास को काफी अच्छा से पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे दोस्तों, जो कि WHO एक ऐसा संस्था या एक ऐसा संगठन माना जाता है जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। सो कहीं ना कहीं आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे ही पाओगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। फिर भी हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पहले देखते हैं। सो यदि हम बात करें दोस्तों WHO की, तो ये क्या है दोस्तों, एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन माना जाता है, जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के लिए यानी कि संबंधित मामलों को देखने का कार्य करता है। जैसे पिछले बार हमने देखा कुछ दिनों पहले जो कोरोना का जो प्रकोप चल रहा था, तो इसमें जितने भी जो नेशनली हम कह सकते हैं या फिर जो देश से बाहर, या हम कह सकते हैं जो बहुत बड़ी जो बीमारियां हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले ऐसे बहुत सारे कारक हैं, उनका जो निपटारा हम कह सकते हैं या फिर उनका निदान जो है कहीं ना कहीं WHO के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ये राष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर क्या करती है, स्वास्थ्य संबंधित मामलों को देखने का कार्य करती है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 7 अप्रैल सन 1948 में किया गया था। ठीक है, सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसका मुख्यालय अभी फिलहाल में जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। और इसका संपूर्ण कार्य है दोस्तों वैश्विक महामारी और बीमारियों पर शोध करना है। इसके बाद में जो स्वस्थ नीतियों का निर्माण करना है, और साथ ही साथ स्वस्थ सेवाओं को बढ़ावा देना है, और वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम को चलाना है। ठीक है, सो ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, इनको भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आप दे पाओगे दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है WHO का फुल फॉर्म, है ना। सो WHO का फुल फॉर्म है दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन।
है ना, क्या देखा था हमने, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के हिसाब से यदि हम देखें सो कौन सा होगा, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑप्शन में, जो कि मैंने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है। सो इसका आपको राइट आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि पहला आएगा, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट होगा, विश्व यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। अच्छा, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो पहला जो पहल था दोस्तों ये पोलियो उन्मूलन का था, उसके बाद में कोविड-19 आया, इसके बाद में HIV एड्स या फिर जागरूकता अभियान, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, किंडरगार्टन शिक्षण सामग्री क्या है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किंडरगार्टन शिक्षण सामग्री क्या है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों उपहार, मात्र खेल, गीत या फिर इनमें से सभी, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। सो किंडरगार्टन की यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पे एक शिक्षण पद्धति की शुरुआती यानी कि फ्रेडरिक फ्रोबेल माना जाता है दोस्तों इसको, क्योंकि यह बच्चों के प्रारंभिक संज्ञानात्मक सामाजिक और भावनात्मक विकास पर केंद्रित होता है। और ये खासकर शिक्षा सामग्री में यानी कि शिक्षा सामग्री में क्या क्या शामिल होता है दोस्तों। तो इसमें उपहार शामिल होता है, जैसे कि खिलौने हो गए, शैक्षिक संसाधन हो गए, इसके बाद में मात्र खेल यानी कि हम कह सकते हैं कि माता के द्वारा किए जाने वाले खेल हो गया, इसके बाद में गीत जो कि संगीत के माध्यम से शिक्षित किया जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षा सामग्री के कुछ महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं। और किंडरगार्टन जो है शिक्षा पद्धति की शुरुआत जो है फ्रेडरिक किसने किया था, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया था। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया था दोस्तों। और यह बच्चों के प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्रारंभिक संज्ञानात्मक सामाजिक और भावनात्मक विकास का केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे, जो कि राइट आंसर हमें देखने को मिल रहा है उपहार। ठीक है, यानी कि किंडरगार्टन शिक्षण सामग्री क्या है, इस प्रकार से उपहार है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद, सॉरी उपहार नहीं है क्योंकि खेल भी है ना, इसके बाद में गीत भी है, यानी कि माफ कीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया था कि उपहार, मात्र खेल और जो गीत है ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, किंडरगार्टन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके कुछ लाभ हम देख लेते हैं दोस्तों, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो बच्चों की जो रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद में समूह में काम करने की जो क्षमता का जो विकास है ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और बच्चे जो है सीखने को रोचक और आकर्षक बनाना, ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये 3 लाभ हमें देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। सो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है किंडरगार्टन के। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सृजनशीलता की विशेषता क्या है। क्वेश्चन क्या है, सृजनशीलता की विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है प्रक्रिया, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित, थर्ड ऑप्शन है निर्माण, और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं सृजनशीलता की विशेषता क्या है। सो सृजनशीलता क्या है दोस्तों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मानसिक प्रक्रिया है जो नई और मौलिक चीजों को यानी कि मौलिक सोच को जन्म देती है। सो क्या है दोस्तों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो मौलिक सोच को जन्म देती है। ठीक है, जैसे कि हम यदि हम देखें दोस्तों, यहाँ पे 3 प्रकार से इनकी विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। पहला प्रक्रिया, यानी कि नई चीजों को या नए विचारों को नई दिशा में ले जाना, क्या कहला, ये किस प्रकार के अंतर्गत है, सृजनशीलता के अंतर्गत हम यहाँ पे दे पा रहे हैं। यहीं पे यदि हम बात करें दोस्तों, लक्ष्य निर्देशित, है ना, लक्ष्य निर्देशित यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं समस्या समाधान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, यहीं पे यदि हम देखें यहाँ पे निर्माण की, निर्माण में भी क्या होगा कि नए विचारों का डिजाइन, नए विचार यहाँ पे आएंगे और साथ ही साथ डिजाइन या फिर समाधान उत्पन्न यहाँ पे होगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखें दोस्तों, ये सृजनशीलता के अंतर्गत ही आ रहा है, जो कि मानसिक प्रक्रिया भी यहाँ पे दिख रहा है, साथ ही साथ मौलिक सोच को यहाँ पे जन्म दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम क्वेश्चन के आधार पर यदि हम देखें सृजनशीलता के तौर पे, इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तीनों ऑप्शन आ रहे हैं सृजनशीलता के विशेषताओं में। ठीक है, यानी कि प्रक्रिया भी है, लक्ष्य निर्देशित भी है और निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं पुनः फिर से आपके सामने रखता हूँ। सृजनशीलता को बढ़ाने के तरीके क्या है। पहला तो कल्पनाशील शक्ति का उपयोग करना, इसके बाद में समस्याओं को अलग दृष्टि से देखना, सो ये हो गया। इसके बाद में जो है नए अनुभवों को अपनाना। ठीक है, इसके बाद में विचार मंथन करना। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, जो कि सृजनशीलता को बढ़ाने के तरीके हैं, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, अति सक्रियता और ध्यान विकार किस विशेषता से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अति सक्रिय और ध्यान विकार किस विशेषता से संबंधित है। ठीक है, सो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, जिसमें कि ऑप्शन है सीखने में अक्षम बच्चे, बिछड़ा बच्चा, या फिर प्रतिभाशाली बच्चा, या फिर अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अति सक्रियता क्या है, पहले हम ये समझते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का विकार है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ध्यान विकार है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें बच्चों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयां होती है, यानी कि वे याद नहीं रख पाते हैं और यह अत्यधिक सक्रिय रहता है। ठीक है, यह समस्या जो है दोस्तों ADHD के अंतर्गत, यानी कि ADHD के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है दोस्तों, जो
अति सक्रियता जो है दोस्तों, ये अति सक्रियता ध्यान से संबंधित, या हम कह सकते हैं याददाश्त से संबंधित एक विकार माना जाता है, जो कि एक ऐसी स्थिति को दिखाता है जो कि ध्यान केंद्रित करने में उन्हें क्या होता है, बच्चों को कठिनाइयाँ होती है, ठीक है? और यह अत्यधिक सक्रिय माना जाता है, और यह समस्या जो है दोस्तों एडीएचडी के अंतर्गत, यानी कि एडीएचडी के रूप में माना जाता है। इसकी क्या विशेषता होती है, पहले आपको याद रखना है कि इसे आसानी से, यानी कि आसानी से ध्यान भटक जाता है इसके माध्यम से, ठीक है? यदि किसी बच्चे को एडीएचडी है, तो यानी कि इसके अंतर्गत यदि बच्चा प्रभावित हो रहा है, तो कहीं न कहीं उनके यानी कि बच्चे जो है आसानी से ध्यान भटक जाते हैं, और किसी कार्य को पूरा करने में उन्हें कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में अत्यधिक जो बातूनी और बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति उनमें देखने को मिलती है दोस्तों। इसका कारण क्या है? सो इसका कारण हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है न्यूरोलॉजिकल की जो समस्या है वो, उसके बाद में अनुवांशिक कारण हो सकते हैं कि यदि उनके जो है माता-पिता या उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें इस प्रकार की कई प्रवृत्ति यदि हमें देखने को मिलती है, तो कहीं न कहीं बच्चों में भी कुछ परसेंट हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद में पर्यावरणीय प्रभाव, यानी कि वो जिस वातावरण में रह रहा है बच्चा, वहाँ का माहौल ही उस प्रकार से है, तो कहीं न कहीं बच्चों में भी ये प्रभाव देखने को मिलेगा। सो मुख्यतः ये 3 समस्याएँ, 3 कारण हमें यहाँ पे देखने को मिले दोस्तों, ठीक है? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला दोस्तों, जो कि अति सक्रिय और ध्यान विकार किस जो है विशेषता का से संबंधित है, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि सीखने में अक्षम होना, है ना? सीखने में अक्षम भी है। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिछड़ा, यानी कि पिछड़ा बच्चा, या फिर प्रतिभाशाली बच्चा, या फिर अपराधी प्रवृत्ति वाले बच्चे, है ना? सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फर्स्ट, यानी कि लर्निंग, यानी कि पहला क्या होगा, सीखने में अक्षम होंगे, ठीक है? यदि इनमें इस प्रकार की जो विकार यदि होगा, तो कहीं न कहीं बच्चे जो है, बच्चों में सीखने में असक्षमता पाई जाएगी, ठीक है? यानी कि अधिगम निरोग्य हम कह सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनसाइट थ्योरी किसने दी थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में कोहलर, लेविन, फॉलोक, उसके बाद में स्किनर, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले हम समझते हैं इनसाइट थ्योरी क्या है। सो इनसाइट थ्योरी दोस्तों, इसको किसने दिया था साथियों? जो है वोल्फगैंग कोहलर ने जो है इसको प्रस्तुत किया था, और यह सिद्धांत कहता है दोस्तों कि सीखने में केवल अभ्यास से ही, यानी अभ्यास से नहीं बल्कि समस्याओं को समझने और नए समाधान खोजने की क्षमता से होती है, ठीक है? सो एक इनसाइट थ्योरी क्या है दोस्तों? इनसाइट थ्योरी जो है सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इनसाइट जो थ्योरी है वोल्फगैंग कोहल महोदय ने, यानी कि महोदय ने दिया था, और यह सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों कि सीखने से केवल, यानी कि हम कह सकते हैं कि सीखना केवल अभ्यास से नहीं होता है ना? बल्कि समस्या को समझने और नए समाधान खोजने में जो है क्षमता, नए समाधान खोजने में होता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। उसका प्रयोग जो है कोहलर ने किम्पेजी पर प्रयोग किया था, और पाया कि वे अचानक समस्या का समाधान खोज लेता है, अचानक समस्या का समाधान खोज सकता है, जिससे कि इनसाइट लर्निंग इसे कहा जाता है। क्या जाता है? इनसाइट लर्निंग कहा जाता है, ठीक है? यानी कि इनसाइट थ्योरी इसे कहा जाता है। और उदाहरण के तौर पे इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि यदि कोई बच्चा बच्चा जो एक ऊंची अलमारी पर रखे खिलौनों को सीधे उठाने में असमर्थ है, फिर भी वह स्टूल रखकर या उस पर चढ़कर जो है खिलौनों को निकाल लेता है, तो यह क्या कर रहा है? एक इनसाइट लर्निंग ही तो कर रहा है, तो ठीक है? तो इस प्रकार से आपने समझे दोस्तों इनसाइट लर्निंग क्या है, किसने दिया, इसके बारे में मैंने पूरा फैक्ट आपके सामने रखा, ठीक है? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर मिला होगा दोस्तों, किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, ठीक है? और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि नवजात शिशु में रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन एक बार ऑप्शन देख के इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन के, या फिर ऊर्जा, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या है? विटामिन के, ठीक है? विटामिन के क्यों? सो नवजात शिशु में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी हो जाती है, और जिससे कि रक्त का थक्का जमने में कहीं ना कहीं जमने की जो प्रक्रिया कहीं न कहीं काफ़ी प्रभावित होता है, और यह विटामिन, या हम कह सकते हैं जिगर या लिवर में रक्त यानी कि रक्त जमाने वाले प्रोटीन को सक्रिय करता है, ठीक है? यदि शिशु में विटामिन के की कमी होती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा कि रक्तचाप होने में यानी कि रक्तस्राव होने की संभावना कहीं न कहीं यहाँ पे बढ़ जाती है, ठीक है? और इसके स्रोत क्या है दोस्तों? विटामिन के सो आपको देखना है, विटामिन के स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियाँ, सोयाबीन और दही और माँ का दूध, जो लेकिन आपको याद रखना है, लेकिन कम मात्रा में, ठीक है? तो ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन के, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? क्वेश्चन क्या है? भाषा विकास के लिए आवश्यक तत्व आपको बताना है। अनुकरण, खेल, या फिर कहानियां सुनना, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। सो सबसे पहले हम समझते हैं भाषा विकास को, ठीक है? सो क्या होता है दोस्तों, भाषा विकास यह एक जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों, जिसमें बच्चे जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, शब्दों को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं, ठीक है? यानी कि उनका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और इसके प्रमुख घटक हमें देखने को मिलता है दोस्तों, अनुकरण, क्योंकि शुरू स्टार्ट में जो बच्चा जो है अनुकरण के माध्यम से सीखता है, यानी कि माता पिता या फिर आसपास के जो लोग हैं
वो जो बोलते हैं, ये जो बच्चा सुनता है उनको क्या करता है, उनका अनुकरण करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके बाद में खेल के माध्यम से सुनता है, यानी कि खेल के माध्यम से सीखता है, यानी कि खेल के दौरान जो नए शब्द उसे देखने को मिलते हैं उनको सीखता है और उन्हें बोलने का प्रयास करता है, ठीक है। इसके बाद में कहानियां सुनना, यानी कि ये बच्चे जो है उनकी शब्दावली और कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। सो कहानियां सुनना, उसके बाद में सही वातावरण, ठीक है। तो यदि बच्चों को सही वातावरण मिल रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाषा सीखने की क्षमता को और अधिक यहाँ पे बढ़िया माना जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमुख घटक हमने देखा, अनुकरण, खेल, कहानियां और सही वातावरण, ठीक है। तो इससे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलेगा दोस्तों। भाषा विकास के लिए क्या आवश्यक होता है, अनुकरण भी, खेल भी और कहानियां सुनना भी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, चौथा ऑप्शन, ठीक है। सो फर्स्ट इस प्रकार से 10वां क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, सामान्य गुणों वाले बच्चों को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सामान्य गुणों वाले बच्चों को क्या कहते हैं। सो पहला ऑप्शन है आपके पास में अपवादात्मक बच्चे, या फिर असामान्य बच्चे, या फिर सामान्य बच्चे, या इनमें से कोई नहीं, है ना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों, ठीक है। सो इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो अपवादात्मक जो बच्चे जो होते हैं, ये क्या होते हैं, या वे कौन से बच्चे होते हैं वो हम समझते हैं। सो वे बच्चे होते हैं दोस्तों जिनमें मानसिक और शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताएं सामान्य रूप से अलग होती है। कैसे अलग होती है, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो आपको देखने को मिलेगा प्रतिभाशाली जो बच्चे, इसके बाद में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब प्रतिभाशाली बच्चे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया था प्रतिभाशाली वाले बच्चे वाले, है ना, यानी प्रतिभाशाली वाले। तो उसमें हमने देखा था दोस्तों जिनका बुद्धि बुद्धि यानी कि बौद्धिक क्षमता कैसी होती है, बहुत तेज होती है, यानी कि 140 प्लस होती है। तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा है। यही विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे जो होते हैं दोस्तों, जिनमें सीखने की और मानसिक विकास से जुड़ी समस्याएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अपवादात्मक जो बच्चे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आप दे पाओगे कि असामान्य गुण वाले जो बच्चे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, फर्स्ट यानी कि अपवादात्मक बच्चे, या इसे आप कह सकते हैं विशिष्ट बालक, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यवहार में परिवर्तन किसके माध्यम से होता है। यदि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो वो किसके माध्यम से हो रहा है, अधिगम के माध्यम से, संज्ञान के माध्यम से, सृजनात्मकता के माध्यम से, या फिर मानसिकता के माध्यम से। सो हम यहाँ पे समझते हैं व्यवहार को। सो व्यवहार क्या दोस्तों, एक परिवर्तन अधिगम माना जाए, यानी कि अधिगम के माध्यम से होता है दोस्तों। इसमें क्या होगा कि सीखना एक सतत प्रक्रिया, यदि हम देखें सीखना तो सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो कि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। ये कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है और जिसमें अनुभव के आधार पर जो है व्यवहार में परिवर्तन लाता है। कैसे, अनुभव के आधार पर, यानी कि व्यक्ति जैसे जैसे सीखते जाता है और सीखने के साथ साथ उसको जो अनुभव मिलता है उसके आधार पर जो है व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपको मिल गया होगा। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अधिगम के प्रकार। सो पहला जो अधिगम का प्रकार हमें देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिलता है संप्रेरक अधिगम। सो संप्रेरक अधिगम में क्या होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से यदि कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है तो वो कहलाएगा संप्रेरक अधिगम, ठीक है। इसके बाद में जो है परीक्षण त्रुटि अधिगम, यानी कि बार बार प्रयास करके जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है तो होगा परीक्षण त्रुटि अधिगम। इसके बाद में सृजनात्मक अधिगम। सृजनात्मक अधिगम क्या है दोस्तों, यह नई परिस्थितियों को समझकर यदि कोई अपने व्यवहार में परिवर्तन ला पा रहा है तो वो कहलाएगा सृजनात्मक अधिगम, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्तों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देखा सीखना, है ना। सीखने के माध्यम से, यानी कि लर्निंग हम कह सकते हैं अधिगम, ठीक है। सीखने के माध्यम से जो है व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक आपको यहाँ पे बताना है। तो जिसमें कि पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है माता पिता का व्यवहार, या फिर असुरक्षा, या फिर अनुशासन, या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। पहले हम समझते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि समाजीकरण को समझते हैं। तो समाजीकरण क्या है दोस्तों, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने समाज को, यानी अपने समाज और परंपराओं और मान्यताओं और साथ ही साथ मूल्यों को सीखता है कि हमें कैसे रहना है, हमें कैसे कपड़े पहनना है और हमें किस प्रकार से बोलना है, अपने बातों को कैसे रखना है जो है अपने बड़ों के बीच में या फिर अपने छोटों के बीच, यानी कि छोटे जो भाई बहन है या फिर जो छोटे जो सदस्य हैं उनके बीच में। सो ये कहीं ना कहीं सामाजिकरण का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन बचपन में यह अधिक प्रभावशाली होता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रभावित करने वाले कारक भी है, यानी कि माता पिता का व्यवहार। यदि माता पिता का व्यवहार अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं वही प्रभाव बच्चों में भी देखने को मिलेगा, यानी कि अपने माता पिता के कार्य और आदतों का अनुकरण जो है बच्चे करते हैं, जिससे कि बच्चे भी उसी प्रकार व्यवहार करते हैं जिस प्रकार से माता पिता होते हैं। इसके बाद में असुरक्षा। यदि बच्चों को जो है असुरक्षित वातावरण मिलता है तो भी कहीं ना कहीं सामाजिक कौशलता का विकास यहाँ पे अच्छा से नहीं हो पाता है और वो उसी जिस समाज में रह रहा है उस समाज में जैसे बोला जा रहा है, जैसा वो सुनता है, वही व्यवहार जो है अपने यानी कि अपनों के साथ में करेगा। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि असुरक्षा का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है अनुशासन, यानी कि एक
नियंत्रित और संतुलित अनुशासन जो है सामाजिकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिला, माता पिता का व्यवहार, सुरक्षित और अनुशासन। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, है ना। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको यहाँ पे बताना है, जिसमें कि माता पिता, समाज, अनुवांशिक और अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो आपको बताना है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। सो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। सो हम समझते हैं दोस्तों विकास क्या है। सो विकास जो है सामान्यतः दो मुख्य कारकों से प्रभावित होता है, पहला अनुवांशिकता से, दूसरा पर्यावरण से। सो अनुवांशिकता यानी कि माता पिता के माध्यम से मिलने वाला गुण, और पर्यावरण यानी कि आप जिस वातावरण में रह रहे हो और आपके आसपास में जैसा माहौल आपको मिल रहा है, तो उस परिस्थिति के आधार पर जो मिलता है उसे कहा जाता है पर्यावरण। सो विकास दो तत्वों से यानी कि दो प्रकार से प्रभावित, दो कारकों से प्रभावित होता है। कौन कौन सा, अनुवांशिकता और पर्यावरण से, ये दोनों बता दिया मैंने आपको। इसके बाद में इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है दोस्तों वो हम यहाँ पे देखते हैं। सो पहला फ्रांसीसी गैल्टन का सिद्धांत है, जो कि अनुवांशिकता को विकास का कारक माना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है दिया दोस्तों यहाँ पे वाइगोत्स्की हम कह सकते हैं, या फिर विगोत्स्की। सो वाइगोत्स्की ने दिया था दोस्तों, इसने कहा था कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है विकास को अधिक प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक जो है कैसे विकास को अधिक प्रभावित करती है। और ये कथन किसका था, ये सिद्धांत किसका था, वाइगोत्स्की महोदय का था। ठीक है, सो इस प्रकार से आपने दोनों पॉइंट को देखा। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सो अनुवांशिक और कारक दोनों, अनुवांशिक और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल चुका होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया है कि जर्मिनल अवधि किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जर्मिनल अवधि किससे संबंधित है, या इसको यदि मैं उस आधार पे आपको बताऊं जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया था, जो कि मैंने स्टार्ट में ही बताया आपको कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आसान करके लाया हूं, और यदि आप इंग्लिश में देखोगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसे कहा जाता है जर्मिनल यानी कि हम कह सकते हैं इसको बीज अवस्था, है ना। बीज अवस्था किस अवस्था से संबंधित है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है। सो आपको याद रखना है कि जो जर्मिनल अवधि है वो यानी कि किससे संबंधित है। सो पहला क्या, डिंब अवस्था से है, या भ्रूण अवधि से, या फिर गर्भ शिशु अवधि से, या इनमें से सभी, है ना। फिर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। इससे पहले हम यहाँ पे समझते हैं जर्मिनल अवधि क्या है। तो ये क्या है दोस्तों, ये गर्भ यानी कि गर्भ के पहले, यहाँ कह सकते हैं कि दो सप्ताह के बीच की जो अवधि होती है इस समय का होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 0 से 14 दिन के बदी का होता है। ठीक है, और इससे यानी कि इसमें क्या होगा कि निषेचन डिंब का विभाजन यहाँ पे होता है, और यह जो है गर्भाशय की दीवार में आरोपित हो जाता है दोस्तों। और विकास की जो अवस्थाएं हैं वो है दोस्तों, पहला तो जो होता है जर्मिनल अवस्था, जो कि 0 से 2 सप्ताह तक होता है, या हम कह सकते हैं लगभग 14 दिन में, है ना। इसके बाद में भ्रूण अवस्था होता है सेकंड, जो कि 3 से 8 सप्ताह का होता है, और उसके बाद में गर्भावस्था या फिर शिशु अवस्था जिसे कहा जाता है, और ये है दोस्तों 9 सप्ताह के, यानी कि 9 सप्ताह से जन्म तक का जो समय होता है। इस प्रकार से विकास की जो अवस्थाएं जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 3 होती है, और ये तीनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे कि जर्मिनल अवधि किसे कहा जाता है। तो जर्मिनल जो अवधि, या हम कह सकते हैं कि बीज अवस्था का जो अवधि है वो किसे कहा जाता है। सो पहला ऑप्शन आप देख पाओगे डिंब अवधि, है, डिंब अवधि, जो कि 0 से 14 दिन तक आप कह सकते हो, है ना। कितना, 14 दिन तक आप कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं 2 सप्ताह तक। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अनुवांशिकता का प्रभाव किस पर पड़ता है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अनुवांशिकता का प्रभाव किस पर पड़ता है। पहला ऑप्शन है दोस्तों शारीरिक गुण पर, या सामाजिक स्थिति पर, या चरित्र पर, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है दोस्तों। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। तो अनुवांशिकता को हम समझते हैं दोस्तों, अनुवांशिकता क्या है। इससे पहले मैंने अनुवांशिकता को बता दिया था, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं अनुवांशिकता क्या होता है दोस्तों। ये माता पिता के गुण जो है बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुवांशिकता कहते हैं। यानी कि यदि माता पिता में कोई जो है ऐसे गुण है या ऐसी कोई बीमारी है, तो वो जो वही गुण है जो है कहाँ बच्चों में भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो कहलाता है अनुवांशिकता। ठीक है, और ये मुख्य रूप को यानी कि ये मुख्य रूप से प्रभावित कारक है वो कौन कौन से हैं, शारीरिक कारक, शारीरिक गुण जैसे कि यदि माता पिता की जो ऊंचाई है कहीं ना कहीं कम है, तो बच्चों में भी वो देखने को मिलेगा, जैसे तो अच्छा हो गया रंग या बालों का रंग या बनावटी इत्यादि। ठीक है, इसके बाद में मानसिक क्षमता जो है कहीं ना कहीं ये भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद व्यक्तित्व के कुछ तत्व जैसे कि शर्मिलापन, यानी कि माता पिता यदि शर्मीले हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी वो देखने को मिलता है। लेकिन सामाजिक स्थिति और चरित्र को पर्यावरण अधिक प्रभावित करता है, यानी कि बच्चा जिस वातावरण में रहेगा उस वातावरण के आधार पर अपने आप को ढालने लगता है। सो कहीं ना कहीं अधिक प्राथमिकता जो है दोस्तों वो पर्यावरण को दिया जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि अनुवांशिक और पर्यावरण को अलग अलग परसेंटेज के आधार पर यदि आप बांटे, या फिर दोनों की तुलना करके यदि आप देखें तो किसमें अधिक होगा, तो वो तुलना करना थोड़ा सा
कठिन होगा। और अभी तक ऐसा जो है दोनों दोनों में ये नहीं कहा गया कि कौन सा अधिक होगा। फिर भी यदि हम अधिक प्राथमिकता दें तो वो माना जाएगा पर्यावरण को, क्योंकि पर्यावरण यहाँ हम कह सकते हैं कि बच्चा जिस माहौल में रहता है उसी आधार पर अपना विकास करने लगता है और वही जो है सीखने लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं पर्यावरण को प्राथमिकता यहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप यहाँ पे दे पाओगे दोस्तों शारीरिक लक्षण से, है ना। अनुवांशिकता का जो प्रभावित करता है दोस्तों वो करता है अनुवांशिक का जो प्रभावित करेगा वो करेगा शारीरिक गुणों को। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, कम वजन वाले बच्चों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना है। सो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन को मैं पुनः फिर रिपीट करता हूँ, कम वजन वाले बच्चों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी योजना है। सो पहला ऑप्शन है जननी सुरक्षा योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना और बाल शक्ति योजना, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। क्या हम यहाँ पे समझते हैं बाल शक्ति योजना क्या है। तो यह मुख्य रूप से कम वजन और कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए ये शुरू किया गया था दोस्तों। और इसके तहत जो है कुपोषित बच्चों को यानी कुपोषित बच्चों के लिए विशेष आहार प्रदान किया गया और साथ ही साथ जो है नियमित स्वास्थ्य परीक्षण का जो प्रयोजन है यहाँ पे किया गया था। ठीक है, इसके बाद में गर्भवती महिलाओं को पोषण संबंधित जो सहायता है वो यहाँ पे प्रदान किया गया बाल शक्ति योजना के तहत। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका होगा, जो कि क्या है कम वजन वाले बच्चों को नियंत्रित करने के लिए जो है कौन कार्य करता है, वो करता है दोस्तों बाल शक्ति योजना। ठीक है, सो बाल शक्ति योजना के अंतर्गत जो है कम वजन वाले बच्चों का नियंत्रण किया जाता है, साथ साथ गर्भवती महिलाएं हो गए या फिर जो कुपोषित बच्चे हैं उनको आहार प्रदान किया जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकोडर्मा का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, साइकोडर्मा का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है। सो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चों के लिए, या फिर असामान्य बच्चों के लिए, या फिर समस्याग्रस्त बच्चों के लिए, या फिर मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। सो पहले हम समझते हैं साइकोडर्मा क्या है। क्या है दोस्तों, ये एक प्रकार से मनोचिकित्सीय तकनीकी है दोस्तों, जो कि जिसमें व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को अभिनय के माध्यम से अपनी समस्याओं को समझने और हल करने में मदद मिलती है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्या है, एक प्रकार से एक मनोचिकित्सीय या चिकित्साई तकनीकी हम कह सकते हैं, जो कि जिसमें व्यक्ति जो है अभिनय या हम कह सकते हैं रोल प्ले के माध्यम से जो है अपनी समस्याओं को समझता है और उनका हल करता है। और यह विशेष रूप से उन बच्चों में देखा जाता है दोस्तों जो कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और साथ ही साथ मानसिक तनाव और आक्रामकता का अनुभव करते हैं, साथ ही साथ सामाजिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार करते हैं। सो इन बच्चों में ये हमें देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब आप यहाँ पे दे पाओगे, जो कि जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो बच्चे जो होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विकास का मूलभूत सिद्धांत क्या है। सो आपको बताना है कि बाल विकास का मूलभूत सिद्धांत क्या है। पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है विकास की विशेषताएं, सेकंड ऑप्शन है दोस्तों वृद्धि और विकास में अंतर, थर्ड ऑप्शन है विकास के सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। सो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर चार ऑप्शनों में से देना है आपको। अब हम यहाँ पे समझते हैं बाल विकास को। वैसे विकास को हमने देख लिया था, फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं बाल विकास को। बाल विकास क्या दोस्तों, एक अध्ययन का यानी कि तीन मुख्य पहलुओं में केंद्रित होता है। पहला विकास की विशेषता हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला ये क्या है दोस्तों, विकास कैसा होता है, सतत होता है, यानी कि सतत या क्रमिक या फिर एकल दिशा यानी कि एकल दिशा में विकास होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और वृद्धि और विकास में अंतर यदि हम देखें तो केवल यहाँ पे क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, जबकि विकास जो है मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक भी हो सकता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि वृद्धि में जो विकास और जो वृद्धि में केवल विकास ही होगा। ठीक है, यानी कि वृद्धि में क्या होगा, यहाँ पे विकास यहाँ पे शारीरिक विकास होता है, जबकि विकास में जो होता है दोस्तों मानसिक शारीरिक भावनात्मक सभी का विकास यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और विकास के सिद्धांत जो है दोस्तों, जैसे कि अनुवांशिकता का सिद्धांत, उसके बाद में पर्यावरण का प्रभाव या फिर सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत, या हम कह सकते हैं दिशा में विकास का सिद्धांत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विकास के सिद्धांत है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो विकास से आपको समझ में आया होगा कि विकास जो सामान्यतः दो प्रकार से हमें देखने को मिलता है और विकास के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यदि हम यहाँ पे मुख्य रूप से देखें दोस्तों, तो इन्हें तीन पार्ट में बांटा जाता है। पहला वृद्धि और विकास, है ना, सॉरी वृद्धि और विकास के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर अब यहाँ पे आप दे पाओगे दोस्तों, विकास की विशेषताएं, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वृद्धि और विकास में अंतर और विकास के सिद्धांत। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, जो कि विकास के विशेषताएं भी देखने को मिलता है, इसके बाद में विकास के आयाम, अंतर और विकास के सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि
कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है माँ का दूध से, तीन दूध से, या फिर कृत्रिम दूध से, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देना है। इससे पहले कुछ मैथमेटिकल फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। सो पहला हम यहाँ पे समझते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल में कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि वह पहला गाढ़ा दूध होता है दोस्तों, जो प्रसव के बाद में बच्चों को दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, ठीक है। और यह बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इनमें इम्यूनोग्लोबिन यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा यहाँ पे पाई जाती है, और जो कि शिशु को जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होता है, और यहाँ पाचन तंत्र को विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इनमें संक्रमण से बचने के लिए जो है एंटीबॉडीज का निर्माण भी कहीं ना कहीं यहाँ से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि जो कोलेस्ट्रॉल है ये क्या है और क्यों आवश्यक है, ठीक है। और WHO के अनुसार जो है जन्म से पहले जो है 1 घंटे के अंदर में शिशु को जो है कोलेस्ट्रॉल देना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, क्या है, माँ का दूध, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो चुका है दोस्तों। सो इस क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चन देखा दोस्तों, और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने आपके सामने रखा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास किया होगा, और इस क्लास का PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। सो आप डाउनलोड करके इसको पुनः फिर से अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस आपको मिलते रहे, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसे ही क्लासेस आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और यदि मैं महिला पर्यवेक्षक की बात करूं दोस्तों, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे क्लासेस अपलोड किया है, और ऐसे ही क्लासेस अपलोड भी कर रहा हूँ। सो सभी क्लासेस देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।